नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं हिना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में कल से शुरू होगा विधानसभा का सत्र के पहले दिन बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया का ऐलान। राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल दखल देने से इनकार। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। देश में पारदर्शी टैक्स सिस्टम लागू, पीएम मोदी बोले ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बड़े भागीदार। तकनीक के सहयोग से अधिकारियों का दखल करेंगे कम। बिहार में कोरोना से मरने वालों को मुआवजा देगी राज्य सरकार। जान गंवाने वाले डॉक्टरों को 50 लाख और सामान्य मरीजों को 4 लाख का देगी मुआवजा। और यूजीसी और महाराष्ट्र सरकार में तकरार जारी। यूजीसी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा यूजीसी का, ना कि किसी राज्य सरकार का। देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों की यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले का विरोध किया है। यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा यूजीसी का है, ना कि किसी राज्य सरकार का। यूजीसी ने फिर दोहराया कि वो सितंबर तक परीक्षाओं के आयोजन के हक में है, जो कि छात्रों के भविष्य के हितों के मद्देनजर सही है। सोमवार को पिछली सुनवाई में यूजीसी ने कोरोना के चलते महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों द्वारा राज्यों के यूनिवर्सिटीज में परीक्षा ना कराने के फैसले पर सवाल उठाया था। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर जवाब दाखिल करने की बात कही जिसमें राज्य में परीक्षा ना कराने की बात कही गई है। यूजीसी का कहना है कि राज्य को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। वहीं सुनवाई के दौरान यूजीसी ने यह भी कहा कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के आयोजन को लेकर यूजीसी का स्टैंड कोरोना से बचाव पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन से बिल्कुल अलग है। वहीं परीक्षा को लेकर फैसला लेने का अधिकार केवल यूजीसी का है, क्योंकि यूजीसी ही डिग्री देती है। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी लेकर। गोपाल, तो अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं होंगी या नहीं होगी, इसको लेकर मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और यूजीसी ने आज अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। क्या कुछ मुख्य बातें इसमें कही गई हैं? जी बिल्कुल आकांक्षा, यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह हलफनामा दाखिल किया है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि वो फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं कराएगा, और क्योंकि कोरोना जैसे महामारी फैली हुई है और राज्य सरकार का फैसला है कि वो फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं होगा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। यूजीसी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है। विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन की जो जिम्मेदारी है वो यूजीसी की है, न कि राज्य की है। राज्य सरकार इस तरीके के फैसला नहीं ले सकता है, क्योंकि यूजीसी, अगर राज्य सरकार इस तरीके के फैसला लेता है तो फिर यूजीसी का जो नियम है उसमें हस्तक्षेप माना जाएगा। जी गोपाल, यहाँ पर हलफनामा यूजीसी ने दायर कर दिया है। अब इस मामले की पूरी सुनवाई कब होगी, अगली सुनवाई? देखिए आकांक्षा, कल यानी कि 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी है और कोर्ट को तय करना है कि जो 30 सितंबर तक का समय सीमा यूजीसी द्वारा तय किया गया है फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए, क्या ये तय समय सीमा के भीतर यह एग्जाम होगा या फिर उसको लेकर के आगे बढ़ाया जाए। साथ ही कोर्ट यह भी तय करेगा कि दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है क्या वो फैसला सही है या नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के जवाब के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है। जी शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के हलफनामे के बाद अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाकी जो राज्य सरकारें हैं या महाराष्ट्र सरकार है उसका अगला रुख क्या होगा। बढ़ते हैं वैसे इसी विषय पर हमारा खास कार्यक्रम राजनीति आप देख सकते हैं 5:30 बजे, जिसमें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इम्तिहान कराने पर क्यों अड़ा है यूजीसी। देश में टैक्स से जुड़े नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन
ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ईमानदार करदाताओं के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। ईमानदार करदाताओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। कई टैक्स सुधार किए गए हैं। टैक्स चार्टर्ड आज से ही लागू हो गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सिस्टम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में टैक्स सिस्टम फेसलेस हो गया है। फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से लागू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टैक्स के मामले में गलत रास्ते अपनाना ठीक नहीं है। टैक्स प्रणाली की पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। टैक्स देने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी और करदाताओं का डर खत्म करने का नया सिस्टम बनाया जाएगा। नए टैक्स सिस्टम पब्लिक फ्रेंडली है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का मंत्र ईमानदार करदाताओं का सम्मान है। देशवासियों के जीवन में सरकार का दखल कम होगा। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। 1500 से ज़्यादा कानूनों को हमने ख़त्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि देश में कोरोना संकट में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। भारत में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का उधर किसानों के मुद्दों को लेकर किसान कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रभारी सुरेंद्र सोलंकी का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए किसान विरोधी 3 अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस पार्टी पीएम आवास का घेराव करेगी। इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी की भी मांग करेगी। किसानों के कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर, जैसे किसान कर्ज माफी और जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है जो किसानों के विरोध में हैं, उन तीनों की अध्यादेश को सरकार वापस ले और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी करे। इन मुद्दों को लेकर किसान कांग्रेस आने वाली 17 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने जा रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसी सिलसिले में किसान कांग्रेस जो है घेराव करने की तैयारी में है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। अब खबरें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के 100 से ज्यादा बड़े व्यापारियों ने पिछले 2 सालों से करोड़ों रुपए से ज्यादा की GST जमा नहीं की है। जानकारी मिली है कि GST जमा नहीं करने वाले कई व्यापारी कारोबार बंद कर प्रदेश से फरार हो गए हैं। इनकी तलाश के लिए राज्य कर विभाग दूसरे राज्यों की भी मदद ले रहा है। बहरहाल इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि GST की टैक्स प्रणाली सही नहीं है, इसीलिए व्यापारी GST नहीं भरते हैं। 235 फर्मों के राज्य भाग जाने की जो खबरें आई हैं, उससे स्पष्ट है कि GST तो व्यापार जगत का शत्रु बन गया है और छत्तीसगढ़ का स्टेट गवर्नमेंट का भी GST का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने भी मार्च महीने के बाद जो GST क्षतिपूर्ति की राशि है वो भी देने से राज्य सरकार को मना कर दिया है। केंद्र सरकार को GST पर फिर से चिंतन करना चाहिए, GST के कर ढांचे में सुधार करना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर गाहे बगाहे इस प्रकार के आरोप पिछले 1.25 सालों में कांग्रेस कोई भी तथ्य इस मामले में रख नहीं पाई है। वो घटना बहुत दुखद थी, बहुत दुर्भाग्यजनक थी। उस घटना से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हम सब लोग भी दुखी हैं और हम सब भी चाहते हैं कि उस घटना की वास्तविकता, अगर उसके पीछे कोई लोगों का हाथ है तो सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1.25 साल में कांग्रेस पार्टी भी उन तथ्यों को सामने नहीं ला पाई है। उधर छत्तीसगढ़ के बक्सर में झीरमगाछी नक्सली हमले को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। NIA कोर्ट के निर्णय को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि ये साफ हो गया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की तरह NIA का भी दुरुपयोग कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि झीरम का सच सामने आए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में कांग्रेस सरकार कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे NIA के सामने रखना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर गाहे बगाहे इस प्रकार के आरोप पिछले 1.25 सालों में कांग्रेस कोई भी तथ्य इस मामले में रख नहीं पाई है। वो घटना बहुत दुखद थी, बहुत दुर्भाग्यजनक थी। उस घटना से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, हम सब लोग भी दुखी हैं और हम सब भी चाहते हैं कि उस घटना की वास्तविकता, अगर उसके पीछे कोई लोगों का हाथ है तो सामने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1.25 साल में कांग्रेस पार्टी भी उन तथ्यों को सामने नहीं ला पाई है। सीधे सीधे झीरम के मामले में जांच को, षड्यंत्र की जांच को बाधित किया जा रहा है। भाजपा की राज्य सरकार ने विधानसभा से CBI जांच का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन CBI जांच को भी केंद्र सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, NIA और CBI के स्तर पर बाधित कर दिया गया। गरीब किसान, मजदूर और पर्यावरणीय हितों की सुरक्षा के लिए एकता परिषद देश भर में आज एक दिन का उपवास कर रही है। इस उपवास का नेतृत्व एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रण सिंह परमार कर रहे हैं। गांधीयन कलेक्टिव आंदोलन के तहत कई राज्यों में सैकड़ों कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं। गांधीयन कलेक्टिव इंडिया और एकता परिषद के तत्वाधान में आज 70वें दिन हम लोग उपवास पर बैठे हैं।
हमारे साथ देश भर के सैकड़ों साथी आज महात्मा गांधी के सिद्धांत और मूल्यों को याद करते हुए उपवास पर बैठे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। लखनऊ में कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी एक निजी चैनल के एंकर, चैनल के मालिक और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर मुकदमा लिखवाने के लिए हसरतगंज थाने पहुंचे। अंशु अवस्थी ने सार्वजनिक स्थल पर अपमान करने, आवाज दबाने, नकली हिंदू बताकर भावनाओं को आहत करने को लेकर थाने में तहरीर दी है। इस दौरान अंशु अवस्थी के साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद थे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssultms.co.in या कॉल करें 9826293590। राजस्थान की धरती, राजस्थान के लोग, सत्ता के गलियारे या मुद्दों की बात, राजस्थान पर हर रोज होगी हमारी नजर। रोजाना सुबह और शाम 7:30 बजे स्वराज राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। बिहार में कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों और सामान्य मरीजों के आश्रितों को राज्य सरकार मुआवजा देगी। जान गंवाने वाले डॉक्टरों को 50 लाख और सामान्य मरीजों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। 15 अगस्त तक मुआवजा राशि की भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साथ ही निजी अस्पताल के कर्मियों को भी 50 लाख के बीमे का ऐलान किया गया है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच बिहार में कोरोना टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है। टेस्ट की संख्या बढ़ने के साथ उसी अनुपात में पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इससे संतुष्ट नहीं है। उनके अनुसार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ही टेस्टिंग की संख्या और मशीन के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ये जो सरकार है पूरी तरीके से झूठ पर झूठ बोल रही है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। अब तो ये तो मुख्यमंत्री जी का खुद का प्रेस रिलीज बताता है, इसमें हम क्या बोल सकते। मंगल पांडे जी का आपने स्टेटमेंट सुन लिया कि लगभग 3.25 लाख जो है वो RT-PCR जांच हो रहे, और आप देखिएगा कि औसतन यानी 10% से भी कम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद गुरुवार को
PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से कोरोना के मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। रविशंकर प्रसाद पिछले 9 दिन से आइसोलेशन में थे। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रविशंकर होम क्वारंटीन में थे। उन्हें 6 अगस्त को पटना आना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। आइसोलेशन का समय पूरा होने के बाद वो पटना आए हैं। खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट पर बवाल खड़ा हो गया है। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की कृष्ण आराधना को लेकर ट्वीट किया था और तंज कसा था। पहले नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट देखिए जो उन्होंने किया था। नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को टैग करते हुए लिखा था कि कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस ट्वीट को लेकर नरोत्तम मिश्रा पर हमलावर है। भोपाल के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा सब कुछ शिवराज सिंह के इशारे पर कर रहे हैं। कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। मेरे ख्याल से तो यही सब कुछ है। इस प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा 35 साल का युवा बेरोजगार घूम रहा है और शिवराज सिंह चौहान केवल हेडलाइन बनाने के लिए, केवल आत्मनिर्भरता की बात करने के लिए, केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए मध्य प्रदेश के हर परिवार को छल रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल जमीन पे लेटा दिया। वही प्रोसेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर युवाओं को झलने, बेरोजगार बनाने का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि इस वक्त मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान हेडलाइन बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। चंडीगढ़ के पार्कों में टहलने के लिए अब भी लोगों को शुल्क देना पड़ सकता है। फंड की समस्या से गुजर रहे नगर निगम को संकट से उबारने के लिए बागवानी विभाग ने सुझाव दिया है, जिसके मुताबिक फ्रेग्रेंस पार्क, रोज गार्डन, जापानीज पार्क और वैली ऑफ एनिमल पार्क जैसे बड़े पार्कों में अब एंट्री के लिए पास या टिकट की व्यवस्था लागू की जा सकती है। हालांकि चंडीगढ़ के लोग नगर निगम के इस फैसले से काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि इससे लोगों का मानसिक तनाव बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से पहले ही उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। चंडीगढ़ के जितने भी बड़े पार्क हैं, वहां पर अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं या आप घूमने के लिए आते हैं तो आपको टिकट के पैसे देने होंगे। तो ऐसे में ये जल्द ही फैसला चंडीगढ़ नगर निगम लेने वाला है। उनका तर्क ये है कि कोविड-19 के चलते फंड की कमी हो गई है, जिसके चलते वो अब टिकट और पास के पैसे लेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को जो लेने जा रही है नगर निगम? आपको अगर आना होगा तो आपको पैसे देने होंगे। मैं समझता हूँ हम क्या, पूरी दुनिया कोविड की वजह से परेशान है। घर में लॉकडाउन में रहे हम 3-4 महीने, उसके बाद अब मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर पार्क में जाने पर भी हमें टैक्स या कुछ टिकट देना होगा तो हम ह्यूमैनिटी के लिए कर क्या रहे हैं? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये पार्क है। रोज़ गार्डन में भी जो है आपको अगर घूमने के लिए आना होगा टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए आना होगा यहाँ तक कि उसके भी पास बनने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं अगर फैसला ये नगर निगम ले लेती है? नगर निगम का ये फैसला तो मैम मेरे हिसाब से तो नहीं है, चंडीगढ़ की जनता के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मेनली खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। नमस्कार।